दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इन 2023 में कितनी हो चुकी है। आज के समय गौतम अडानी के बिजनेस स्किल्स के चर्चे हर जगह सुनाई देते हैं। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज कई लोग फॉलो करते हैं। चाहे पोर्ट्स की बात की जाए, बंदरगाहों की बात की जाए या फिर एडिबल ऑयल की, खाने की तेल की, अडानी ने हर बिजनेस में अपने पैर जमा रखे हैं। लेकिन कैसे इन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, चलिए आज आपको इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में और इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। ये कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपने आप को इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचाया। सन 1962 का वक्त था। अहमदाबाद में गौतम अडानी का जन्म होता है। उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। उस वक्त गौतम अडानी के पिताजी कपड़े का छोटा मोटा व्यापार करते थे। हर पिता की तरह वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, लेकिन गौतम अडानी को कपड़े के व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके सपने बहुत बड़े थे, वो कुछ अलग हटकर करना चाहते थे। वक्त बीतता गया और 1978 का वक्त आ गया। अब तक गौतम अडानी 16 साल के हो चुके थे। परिवार की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने सपनों के साथ उन्होंने एक उड़ान भरी और सीधा मुंबई पहुंच गए। ये मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। दिन ब दिन इनकी हालत खराब होती जा रही थी। सपने टूटते हुए नजर आने लगे थे। लेकिन आखिरकार उन्हें मुंबई के मशहूर डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ नौकरी मिल गई। इनकी पहली नौकरी थी। नौकरी करते करते इन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें अपनी मंजिल कैसे चुननी है। 3 सालों तक ये महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ काम करते रहे। 3 साल बाद इन्होंने फैसला लिया कि अब वो खुद का काम शुरू करेंगे। फिर उन्होंने मुंबई के जवेरी मार्केट में एक डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। उनका बिजनेस चल पड़ा। सिर्फ 20 साल की उम्र में, जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में ये एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन इनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। इनके सपने बेहद बड़े थे। इन्हें पता था कि इन्हें बस चलते जाना है। वक्त आ गया जब गौतम अडानी के पास पैसे भी थे और वो अब दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते थे। इसी वक्त वो अपने भाई मनसुख अडानी के पास अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ पर वो प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। यही इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई। उस वक्त प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत होती थी, लेकिन देश में सिर्फ कुछ छोटी मोटी कंपनियां ही थी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड सप्लाई करती थी। गौतम अडानी को प्लास्टिक बनाने के लिए बाहर देशों से पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि भारत देश में ऐसी कई पॉलीमर फैक्ट्रियां थी जो बाहर के देशों से पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करती थी। गौतम अडानी को इस प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स कंपनी की शुरुआत की। अपनी इस कंपनी के जरिए उन्होंने देश की हर छोटी मोटी पॉलीमर फैक्ट्री के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब देश में जो भी पॉलीमर बनाने वाली फैक्ट्रियां थी वो गौतम अडानी से ही पॉलीविनाइल क्लोराइड खरीदने लगी थी। आप समझ रहे गौतम अडानी की स्ट्रेटजी। इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से फल फूल रहा था। अब गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जिसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ साथ ये मेटल, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे थे। वक्त बीतता गया। 1995 का वक्त आ गया। 1995 का वक्त इनके लिए गोल्डन एरा था। इस वक्त गुजरात गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लॉ पास किया था। इसके तहत गुजरात गवर्नमेंट पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों की तलाश कर रही थी। जैसे ये खबर गौतम अडानी को पता चली, वो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इस वक्त गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट था, जो पूरे 3000 एकड़ में फैला हुआ था। अडानी साहब ने मौका देखते ही मुंद्रा पोर्ट को तुरंत खरीद लिया। इस पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। अब देश की जितनी भी बड़ी कंपनियां थी वो इसी पोर्ट के जरिए अपना माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करती थी। धीरे धीरे गौतम अडानी ने अपने इस पोर्ट के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर लिया। 2017 में इन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 18,800 करोड़ में खरीद लिया। ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी ने खरीद लिया था। ये होती है स्ट्रेटजी। लेकिन गौतम अडानी यहां पर नहीं रुके। अब वो पावर प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाने लगे थे। 1996 में इन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू कर दिया। आज की बात करें तो अडानी पावर के जरिए देश के कई बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई हो रही है। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जबरदस्त कोयले की जरूरत होती है।
इसलिए 1999 में उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। इस कंपनी के जरिए वो कोयले के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने लगे, लेकिन अडानी पावर को जितने कोयले की जरूरत थी उतने कोयले से उनका काम नहीं चल पा रहा था। इसलिए गौतम अडानी ने एक फैसला लिया, लेकिन इनके इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला था। उन्होंने उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइन को खरीद लिया। यह खबर वाकई में तहलका मचाने वाली थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस कोल माइन को तो खरीद लिया था, लेकिन भारत में इस कोयले को पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हिबेट पॉइंट को भी खरीद लिया, जिसकी वजह से भारत तक बड़ी आसानी से अब कोयला पहुंचाया जा सकता था। और अब उनके कोल का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका था। उनकी कंपनी अब दुनिया भर में कोल एक्सपोर्ट करने का काम कर रही थी। अडानी साहब ने अपना पूरा बिजनेस अब दुनिया भर में फैला दिया था, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए उन्हें अभी भी दूसरों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुनिया में अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने खुद के रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज को डेवलप करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े पानी के जहाज खरीदे ताकि उनके माल की डिलीवरी सही समय पर हो पाए। अडानी साहब का बिजनेस बढ़िया तरीके से ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन अडानी साहब यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। अपने फॉर्चून का नाम सुना है कि नहीं? वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आप हर रोज इस्तेमाल करते होंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की ही कंपनी है फॉर्चून तेल। असल में फॉर्चून सिंगापुर की एक कंपनी थी, जिसके साथ मर्जर करने के बाद गौतम अडानी ने एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा अडानी विल्मर। इसके जरिए उन्होंने ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। किराना दुकान के जो सामान होते हैं उन्हें बनाना शुरू किया। तो अब किराना दुकानों तक भी घुस गए अडानी जी। इसके बाद 2020 का वक्त आ गया। ये वो वक्त था जब सभी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ रुख कर रहे थे। इसी समय अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की। अपनी इस कंपनी के जरिए उन्होंने विंड मिल, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए आज वो भारी मात्रा में पावर जनरेट करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा गौतम अडानी ने और भी कई कंपनियों की स्थापना की है। आज वो स्टॉक मार्केट, डायमंड सप्लाई, ग्रीन एनर्जी ऐसी कई कंपनियों के मालिक हैं। अपनी इन्हीं सभी कंपनियों के जरिए 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कंपनी $100 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर सन 1950 में जब उनकी उम्र केवल 18 साल की थी, तब वो यमन चले गए। वहाँ एक बंदरगाह में अपनी छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और जब धीरू भाई अंबानी को पता चला कि वहाँ के जो रियाल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है, जिसकी कीमत उनके सिक्कों से ज्यादा है, तो उसके बाद धीरू भाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे रियाल जो वहाँ का सिक्का था वो गायब होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से चांदी को गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद में वही यमन में सन 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए ये यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत आकर धीरू भाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरू भाई ने कपड़े के प्रोडक्शन से शुरू किया और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद में धीरू भाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरू भाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपने स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ भारत आ गए क्योंकि उस वक्त तक पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके।
असल में हुआ कुछ यूं था कि जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे, उसी दौरान धीरू भाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पातालगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी MBA की डिग्री अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम करने की पूरी आजादी दे दी। कोई भी फैसला लेना हो मुकेश अंबानी अपने पिताजी से सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आजादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। 1985 में राशिक भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लिया। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरू भाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई। लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरू भाई अंबानी बच तो गए, लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए LPG के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन फिर साल आता है 2002, जिसमें धीरू भाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर भारी विवाद हो गया। इन दोनों के विवाद से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मेन सोर्स जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज इसका करीब 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में है और इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका असली रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि ये ही रिलायंस इंडस्ट्री के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया, जो इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस ही कर डाला और रिलायंस ने उसी साल LYF ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में LYF सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही उसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतने पैसे कमा पाते हैं और अपने साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दी है।
आज शायद ही ऐसा कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.68 हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के नाम है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसके मालिक अंबानी ही हैं, जिनकी नेटवर्थ अब 8,770 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कोई मुकेश अंबानी को पीछे कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।